फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्राइडेंट टेक लैब्स लिमिटेड। इसका आईपीओ लॉन्च हुआ है। आ, और ये एक आईपीओ है जो एसएमई आईपीओ सेक्टर में आता है। तो बेसिकली एसएमई आईपीओ क्या होता है और ट्राइडेंट टेक लैब एक्चुअली में करता क्या है, इसका प्राइस बैंड क्या है और क्या इसकी पॉसिबल लिस्टिंग प्राइस है, और कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जिसमें ट्राइडेंट टेक लैब काम करता है। तो यही सब बातें हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एक्चुअली आज पहला वीडियो है जिसमें हम किसी एसएमई स्टॉक को कवर करने जा रहे हैं, या जो एसएमई आईपीओ आया है उसको कवर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके कुछ रीज़न है कि हमने ये आईपीओ क्यों चुना है। तो इसीलिए आपको वीडियो को पूरा देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे नाम दे दिया तो आप इमीडिएटली जाके इसे सब्सक्राइब कर लोगे। ये कंपनी करती क्या है, एसएमई आईपीओ क्या होता है, कंपनी ने जो प्राइस बैंड दिया है उसका वो उसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के कंपैरिजन में रीजनेबल है या नहीं है, यही सारी बातें हैं जो हमें डिटेल में स्टडी करनी है। एंड इसीलिए आपको वीडियो को पूरा देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसके आईपीओ डिटेल्स को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कहा कि एक एसएमई आईपीओ है, और ये ओपन हुआ है दिसंबर 21 से और दिसंबर 26 तक ये चालू है। तो बेसिकली ट्यूसडे तक ये आईपीओ ओपन है। कंपनी का जो फेस वैल्यू पर शेयर है वो 10 रुपीज़ का है, और जो इन्होंने प्राइस बैंड दिया है वो 32 to 35 रुपीज़ पर शेयर का है। तो जो भी इसका अभी तक का सब्सक्रिप्शन डेटा आया है उसके हिसाब से ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब्ड है। एंड इसीलिए अगर आपने इसमें अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप जो प्राइस बैंड का हायर साइड है 35 रुपीज़ पर शेयर, उसी पे अगर अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक लॉट है रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो 4000 शेयर्स का है। मतलब आप अगर हायर प्राइस बैंड पे इसे अप्लाई करते हो तो आपको इसमें 1,40,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड जो टोटल इशू साइज है आप देख सकते हो कि 16.03 करोड़ का है। 45,80,000 शेयर्स है। एंड जो भी इनका इशू है वो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। ये लिस्टिंग होगा इसका एनएससी के ऊपर, लेकिन एनएससी में जो एसएमई सेगमेंट रहता है वहाँ पे इसका लिस्टिंग होने वाला है। एंड जो इनका शेयर होल्डिंग प्री इशू है वो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखेगा पोस्ट इशू के बाद। सो जो इसका मार्केट मेकर पोर्शन है वो 3,60,000 गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग ने ऑलरेडी मार्केट मेकिंग सेगमेंट लिया हुआ है। तो आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है थर्सडे से, और ये ओपन रहेगा ट्यूसडे तक। इसका जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो 27 तारीख को फाइनल हो जाएगा। एंड 28 तारीख को डीमैट में शेयर्स आना चालू हो जाएंगे, साथ ही साथ रिफंड भी आना चालू हो जाएगा। और नेक्स्ट फ्राइडे 29 दिसंबर को इसका लिस्टिंग होने वाला है। अगर आप इसमें अप्लाई करने वाले हो तो 26 दिसंबर इज़ द कट ऑफ, और 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नॉर्मल मेन बोर्ड का आईपीओ सेगमेंट रहता है उसमें हमें 15,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहती है, 15,000 या जो भी लॉट के हिसाब से प्राइस आ रही होगी। लेकिन एसएपी में हमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1,40,000 इज़ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो हमें करना पड़ेगा एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये आईपीओ लेने के लिए। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अमाउंट रहती है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। एंड इसीलिए कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स एसएमई आईपीओ में सब्सक्रिप्शन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक डेफिनेटली है। और बेसिकली अगर हम पिछले कुछ डेटा की तरफ ध्यान दें तो बहुत सारे ऐसे एसएमई आईपीओज है जो 200 गुना 100 गुना रिटर्न दे चुके हैं। तो इसी के लिए हमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें देखना है कि कंपनी करती क्या है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, एंड उसके बाद डिसाइड करना है कि इस आईपीओ में हमें सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी सॉल्यूशंस, एफपीजीए डिज़ाइन एंड वैलिडेशन, कैम, structural analysis, data analytics and artificial intelligence, ASIC design and implementation। ये कुछ इनके प्रोडक्ट है। साथ ही साथ ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन में भी काम करते हैं। पावर ट्रांसमिशन एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशंस, distributed energy resource integration and energy storage solutions, power cable ampacity solutions and सबस्टेशन डिज़ाइन सॉल्यूशंस। कंपनी के जो मेन सेगमेंट्स है वो बेसिकली हेवी इंजीनियरिंग है, साथ ही साथ पावर ट्रांसमिशन, पावर स्टोरेज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। इनके जो प्रोडक्ट है उसमें
डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी है, और कुछ जो एक सॉल्यूशंस रहते हैं, रिलायबिलिटी सॉल्यूशंस, एफपीजीए डिज़ाइंस रहते हैं, एसआईसी डिज़ाइंस रहते हैं, ये सब काम भी ये कंपनी करती है। तो फ्रेंड्स, इसमें से आप जो इंजीनियरिंग डिवीजन है, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डेटा एनालिटिक्स पार्ट हो गया, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, या इनका जो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, ये सारे सेगमेंट ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिमांड है, और आने वाले समय में भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड हमें देखने को मिल सकती है। एंड अगर इनके कंपेयर पीयर की तरफ ध्यान दें, तो आप देख सकते हो कि टेगा इंडस्ट्रीज, एमटीआर टेक्नोलॉजीज, आइडिया फोर्ज, पारस डिफेंस, अनूप इंजीनियरिंग, स्किपर, थेजो इंजीनियरिंग, ये सारे इनके कॉम्पिटिटर्स है। आप देख सकते हो कि स्टॉक के जो पीई रेशियोज है वो हायर साइड पे ही हमें देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू ट्राइडेंट टेक लैब। इनका जो आइडिया फोर्ज का रिसेंटली आईपीओ आया था, उसने भी कितना रिटर्न्स दिया है ये हम सबको पता है। जो आइडिया फोर्ज का पी रेशियो वो 116 का है, उसके कंपैरिजन में ट्राइडेंट का बहुत कम दिख रहा है हमें यहाँ पे। और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो भी आप देख सकते हो कि ट्राइडेंट टेक लैब का 750 करोड़ है, कंपेयर टू हायर साइड पे जो इनके पीयर्स का हमें देखने को मिल रहा है। और इनका अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, तो आप देख सकते हो कि 24 के आसपास है ट्राइडेंट टेक लैब का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि बाकी सारे पीयर के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। तो यही चीज़ इस स्टॉक को बेहतरीन बनाती है। साथ ही साथ हम इसके फाइनेंशियल्स को डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। तो आप देख सकते हो इनका सेल्स जो करीब करीब 28 करोड़ का था 2021 में, वो अभी बढ़ के 67 करोड़ का हो गया है 2023 में। तो 2 साल में इनका सेल्स करीब करीब 2.5 गुना बढ़ चुका है। साथ ही साथ अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, तो 4.59 करोड़ से 10.16 करोड़ हो गया। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें करीब करीब 2.5 गुना के आसपास बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, तो 2021 में ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन 2023 आते आते इसने 7.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स और 5.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिकॉर्ड किया है। कंपनी ने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया है। हाँ, ये कंपनी अभी तक लिस्टेड नहीं थी, तो अनलिस्टेड कंपनीज में ज़्यादा डिविडेंड पे आउट हमें नहीं देखने को मिलता है, इसलिए हम इस फैक्टर को यहाँ पे इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें, तो आप देख सकते हो 2021 में इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो और नेट कैश फ्लो दोनों नेगेटिव हुआ करते थे, लेकिन 2023 आते आते कंपनी ने 10 करोड़ के आसपास ऑपरेशन से कैश जनरेट किया है, और कहीं ना कहीं वो सारा कैश हमें यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, मतलब डेट के रिपेमेंट में यूज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छी साइन है हमारे लिए कि कंपनी का ऑपरेशंस हमें कैश जनरेट करके दे रहा है, और कंपनी जो डेट थी कंपनी में उसे उन्होंने अच्छा खासा कम किया हुआ दिख रहा है मार्च 2023 के ईयर एंड में। हम यहाँ पे इसकी बैलेंस शीट को भी स्टडी करेंगे। तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हो कि इक्विटी कैपिटल कांस्टेंट है 2.80 करोड़ का। जो रिजर्व्स है इनके, वो अच्छे खासे बढ़े हुए हमें दिख रहे हैं, 10 करोड़ से ऑलमोस्ट 16 करोड़ हो चुके हैं। जो कंपनी का बोरोइंग 30 करोड़ था, वो अभी घट के 23 करोड़ के आसपास आ गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ही हमें पता चलता है कि हमने देखा कैश में कंपनी ने 2023 में कैश तो जनरेट किया, लेकिन वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ किया। तो वो कैश कहाँ गया? तो वो कैश यहाँ पे जो इनका डेट था उसका रीपेमेंट करने में गया हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अदर लायबिलिटीज़ भी इनकी 16 करोड़ से कम होकर 8 करोड़ के आसपास आ गई है। जो कंपनी के हमें अदर एसेट्स दिख रहे थे, वो 56 करोड़ से कम होकर 48 करोड़ आए। तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा साइन यहाँ पे दिख रहा है कि डेट कम होते हुए दिख रहा है, अदर लायबिलिटीज़ कम होते हुए दिख रही है। साथ ही साथ इनका जो रिजर्व्स है वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है, पिछले अगर 2 साल की बात करें तो। और कंपनी के कुछ रेशियोज भी हम देख लेते हैं। जो डेटर डेज का रेशियो है, तो डेटर से बेसिकली कलेक्शन करने वाला टाइम, तो ये 512 से कम होकर 202 पे आ गया। हालांकि ये अभी भी थोड़ा हायर साइड पे ही है, लेकिन जिस तरह का रिडक्शन हमें पिछले 2 साल में देखने को मिला है, ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। इन्वेंट्री डेज हमारे पास 2023 का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2022 में हमें कहीं ना कहीं वो कम होते हुए दिख रहा है। एंड डेज पेबल की बात करें, तो वो भी हमें अच्छा खासा कम होते हुए दिख रहा है 2022 में। अगर वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें, तो यहाँ पे ये थोड़ा हमें कम होते हुए दिखा है कंपेयर टू 2021, लेकिन यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 9% से बढ़ के ये 24% हो गया है 2023 में। तो ओवरऑल रेशियोज में भी हमें एक अच्छा खासा साइन देखने को मिल रहा है कि डेटर के डेज कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इनका कैश कन्वर्जन का साइकिल है,
वो एक हमें अच्छी पोजीशन पे आता हुआ दिख रहा है। और वर्किंग कैपिटल डेज हालांकि कम हुए हैं यहाँ पे, लेकिन जो इनका इन्वेंट्री डेज है, डेज पेबल है, वो भी हमें साथ में यहाँ पे कम होते हुए दिख रहा है। और रिटर्न ऑन कैपिटल बेहतरीन इंक्रीज हुआ है 24%। जहाँ पे हेवी इन्वेस्टमेंट है वैसे सेक्टर में 24% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। तो फ्रेंड्स आखिर में देख लेते हैं कि इसका जो सब्सक्रिप्शन डेटा अवेलेबल है। तो ट्राइडेंट टेक लैब आईपीओ सब्सक्राइब 121.07 टाइम्स एज ऑन दिसंबर 22। एंड रिटेल सेगमेंट में ये 204 पॉइंट सब्सक्राइब हो चुका है। और क्यू आई बी जो कैटेगरी है उसमें ये करीब करीब 3 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। एंड जो एन आई आई का कैटेगरी है इसमें ये करीब करीब 69 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने कहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जो रिटेल इन्वेस्टर है वो, या एन आई आई कैटेगरी हो गई या इवन क्यू आई बी की कैटेगरी हो गई। ये इसका डे 3 अभी भी बाकी है, 26 तारीख को ये आईपीओ ओपन रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। चांसेस है कि क्यू आई बी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़ जाए इसके आखिरी दिन। जनरली यही ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ रिटेल सेगमेंट में भी हमें और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आते हुए दिखने को मिल सकता है। तो आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही कम है। आप जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होता है उसी हिसाब से प्रोबेबिलिटी डिटरमिन कर सकते हो कि कितनी है आईपीओ लगने की। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हमें करीब करीब 115% का लिस्टिंग गेन इंडिकेट कर रहा है। तो इनका जो अपर प्राइस बैंड है 35 रुपीज़ का, उस पे हमें कहीं ना कहीं ग्रे मार्केट प्रीमियम 40 रुपीज़ के आसपास दिख रहा है। तो इसका जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है वो करीब करीब 75-80 रुपीज़ के आसपास है। तो ये एक हमारे लिए मतलब ये डिपेंड तो करता है कि आपका आईपीओ अलर्ट में टर्न होता है या नहीं। लेकिन इट इज़ समथिंग विच इज़ रियली वर्थ टेकिंग दैट चांस। हालांकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि 204 या 205 में से एक को मिलेगा, या मे बी जितना भी सब्सक्रिप्शन आखिरी दिन बढ़ता है तो 300 में से एक को मिलेगा। लेकिन ये चांस लेना बनता है फ्रेंड्स। अगर आपके पास इतना फंड्स अवेलेबल है तो डेफिनेटली ये चांस लेना बनता है। साथ ही साथ अगर कंपनी के फंडामेंटल्स या जो इनकी प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसको हमने डिटेल में एनालिसिस करके दिखा था, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग फंडा प्रोडक्ट ऑफर करती है। बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस है इसके फ्यूचर में। एंड यहीं पे कहीं ना कहीं अगर ये प्रॉफिट में सेल्स में ग्रोथ दिखाती रहती है तो हमें आने वाले टाइम में इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न देने के कैपेबिलिटीज़ रखते हुए दिखते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एनालिसिस ट्राइडेंट टेक लैब्स के आईपीओ के बारे में। आपने क्या डिसीजन लिया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहते हैं कि हमारे वीडियो का इंटेंशन ये नहीं है कि आपको हम रिकमेंड करें कि आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब करो, या हमारे चैनल का ये इंटेंशन नहीं है कि हम आपको कोई स्टॉक्स ला के रख दे एंड आप हमारी बातें सुन के उसमें इन्वेस्ट कर लो। आपको अपना डिसीजन लेना है, पैसा आपका है, रिटर्न भी आप ही को मिलने हैं और लॉस भी आप ही को होना है। तो आपको खुद एनालिसिस करनी है, आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कंसल्ट करना है और उसी के बाद किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में डिसाइड करना है। हम आपको ये बताते हैं कि एनालिसिस कैसे की जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, लेकिन आखिर इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन आप ही का रहता है। तो आपको आपकी खुद की एनालिसिस करनी है और उसी के बाद डिसाइड करना है कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और किस स्टॉक में नहीं करना है। तो फ्रेंड्स बस आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।